doesn't even matter. I had to fall. वेलकम टू द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है हमारी वो आप देख रहे हैं बिजनेस के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12th का टॉपिक है, ये सब्जेक्ट बिजनेस है। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज का क्या, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेलर के भी हैं, उसके बाद हेनरी फ्योल के हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम टेलर के। तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपका सबसे पहले बताऊं हेनरी फ्योल थे कौन। हेनरी फ्योल वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हुज थ्योरीज कंसर्निंग साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर। यानी कि जो आपके हेनरी फ्योल थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो किस चीज को ध्यान में देके फोकस करा था, लेबर, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबर। इसमें इन्होंने जो मेन फोकस किया था वो आपके जो लोअर वर्ग होता है, लोअर डिवीजन वर्ग होता है, उन पे इन्होंने फोकस किया था। वाइडली इन्फ्लुएंस इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ये लगभग 20 सेंचुरी की बात है जब इन्होंने क्या करा था, इस पे वर्क किया, लेबर को देख करके उनकी बारे में थिंकिंग लेकर के 1841 में इनका बर्थ हुआ था, 1925 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, आगे बात करें, फॉर दिस कंट्रीब्यूशन ही इज ऑल्सो नोन एज द, और इसी कंट्रीब्यूशन के लिए, किस कंट्रीब्यूशन के लिए, साइंटिफिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबर कंट्रीब्यूशन के लिए इनको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, दैट मीन फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट से नवाजा गया है। अब इनको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेनरी फ्योल को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वॉज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, दैट मीन हु इज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट इन बिजनेस। सो कौन है वो, हेनरी फ्योल है। ठीक है, हेनरी फ्योल जो है वो आपके क्या कहलाए जाते हैं, जर्नल मैनेजमेंट के फादर कहलाए जाते हैं। ओके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, सबसे पहले जो इनका वो प्रिंसिपल है वो है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। अब बात करें डिवीजन ऑफ वर्क है क्या, तो देखिए डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब था, इन्होंने कहा था कि जितने भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्क का डिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि एक आदमी सारे वर्क नहीं कर सकता है, और अगर वो सारे वर्क खुद ही करता है तो वो इफेक्टिव और एफिशिएंसी वे में नहीं होगा। ठीक है, दैट्स वाई उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने बताया था, अपने प्रिंसिपल में इंक्लूड किया है कि डिवीजन ऑफ वर्क इज मैंडेटरी फॉर द बिजनेस। बिजनेस नहीं, हर चीज में जब भी आप करते हैं, कुछ भी बिजनेस करें या कंपनी अपनी चला रहे हो, फॉर्म चला रहे हो, इंडस्ट्री हो, तो उसमें क्या होता है, आपका डिवीजन ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क जो होगा वो आपका किस बेसिस पे होगा, देखिए हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क जो होगा वो आपका स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज है, एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, उसको ही वो वर्क दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो स्पेशल होगा, जिस चीज के लिए स्पेशलाइजेशन है, जिसके अंदर वो उस चीज को बहुत ही इफेक्टिव वे में करेगा और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप जानते हैं किसी बिजनेस में जिसको वर्क नहीं पहले करा है और उसको मैनेजमेंट वाले को मार्केटिंग दे दें, सेल्स मार्केटिंग, या सेल्स मार्केटिंग वाले को मैनेजमेंट वर्क दे दें या प्रोडक्शन दे दें, तो फिर वो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, स्पेशलाइजेशन फोकस किया जाता है। दैट मीन स्पेशल कैटेगरी के लोग को स्पेशल वर्क दो। कैटेगरी इन द सेंस मीन्स जो जिस चीज के लिए एक्सपर्ट हो। ठीक है, हाँ एक चीज और, डिवीजन ऑफ वर्क में ये मत सोचिएगा कि आपको सभी को क्या करना है, इक्वली वर्क देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है, किसी को कुछ ज्यादा मिल सकता है, किसी को कम, किसकी जैसी एफिशिएंसी रहेगी वैसा उसका वर्क होगा। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, प्रिंसिपल ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल में आपके पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, अगर बात करें दूसरे की, तो सेकंड कौन सा है, सेकंड आपका आता है, सेकंड है अथॉरिटी एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए आपका दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? हेनरी फ्योल ने कहा था कि आपका जब भी आप किसी मैनेजमेंट में हो तो आपको लोगों को अथॉरिटी दो। अथॉरिटी का मतलब अगर हम सिंगल वर्ड में डिफाइन करें तो पावर। ओके, जब आप किसी को पावर दोगे तभी तो वो कोई डिसीजन लेगा। अगर आप किसी को पावर देते हैं तो वो डिसीजन लेगा। किस चीज के लिए? आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। बट ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को खाली अथॉरिटी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो, क्योंकि अगर आप खाली किसी को अथॉरिटी देते हो, पावर देते हो, तो हो सकता है कि वो उसका गलत यूज कर ले। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट थी क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी इक्वल। इक्वल का मतलब आप बोल सकते हैं बैलेंस। ठीक है, यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी इक्वल। ये आपका बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब होता है जब आप किसी को अथॉरिटी दो तो साथ ही साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, क्योंकि जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो क्या होगा, वर्क को फोकस के साथ करेगा। क्योंकि आपको पता है अगर कोई इसमें गलत वर्क हो जाता है या कोई जिम्मेदारी उसको जब दी जाएगी तो उस हिसाब से वो वर्क करता है। ओके, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को भी कुछ पावर दी गई। ठीक है, अगर उसको पावर दी जाती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये वर्क भी करना है और कुछ गलत होता है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, वो क्या करेगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को बैलेंस लेके चलता है। तो आप कह सकते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपका सेकंड था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? चलिए आगे बात करें थर्ड है आपका डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं फ्योल ने क्या था, फ्योल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट अ सुपीरियर। ठीक है, एज वेल एज सबऑर्डिनेट। कहने का मतलब है जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होता है। अगर आपके फर्म में, इंडस्ट्री में आपके डिसिप्लिन प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब फिर वहां पे ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि डिसिप्लिन न होने का मतलब वहां पे रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, तो रूल एंड रेगुलेशन मस्ट बी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलोड बाय द ऑल एम्प्लॉयड हो, मैनेजमेंट हो, जो भी आपके लेवल में होंगे, टॉप हो चाहे मिड हो या आपके लोअर मैनेजमेंट के मेंबर हो, सभी के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है आपको क्या करना, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। दैट मीन डिसिप्लिन को फॉलो करना। ठीक है, तो यानी कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपका पहला हो जाता है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड हो जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज द डिसिप्लिन, एंड नाउ फोर्थ आपका हो जाएगा, देखिए फोर्थ आपका है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ कमांड, इसका मतलब होता है सिंपली वन लाइन में इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो वन पर्सन वन बॉस। ठीक है, वन पर्सन वन बॉस। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस में किसी चीज को कमांड दी जाती है तो वो कमांड एक ही पर्सन की थ्रू दी जाए। ऐसा नहीं है किसी चीज की कमांड को देना है और उसको कमांड देने वाले 4 लोग होंगे। जब 4 लोग उसको कमांड देंगे तो 4 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी और फिर वो जो है इफेक्टिव और एफिशिएंसी वे में नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन वन फादर ऑफ अ बिजनेस। तो एक ही पर्सन हो और वही कमांड दे। एक ही पर्सन, एक ही बॉस होना चाहिए कंपनी के अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। बात करें नेक्स्ट फिफ्थ, यूनिटी ऑफ
डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन इज फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट. अब आप कहेंगे फिफ्थ क्या है? देखिए, फिफ्थ प्रिंसिपल में है यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन का मतलब क्या होता है. जैसे एक फर्म है, ठीक है, अब आप ले लीजिए, अगर हम टाटा का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें टाटा में टीसीएस भी है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी है, ठीक है, उसके बाद आपका टाटा मोटर्स भी है. तो अब तीन अगर अलग अलग है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और टाटा मोटर्स, तीन अलग अलग है, तो तीनों का डायरेक्शन अलग होना चाहिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सब कुछ जो होता है अलग होगा, इसका अलग होगा, और जो आपका टाटा मोटर्स है इसका अलग होगा. अगर हम एक ही के थ्रू तीनों को जज करेंगे, एक ही तरीके से तीनों को लेके चलेंगे, तो फिर वो इफेक्टिव वे में वर्क नहीं होगा. ठीक है, तो इसीलिए क्या है, आपको सबके लिए अलग डायरेक्शन देनी पड़ेगी. यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन होनी चाहिए. अगर टाटा कंसल्टेंसी है तो देन टाटा कंसल्टेंसी का जिस हिसाब से वर्क है उसको उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, जो आपका टाटा मोटर्स है तो मोटर से रिलेटेड है, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी अलग होगी, इसका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड अलग होगा, मैनेजमेंट अलग होगा, इनका क्या कहते हैं, मार्केटिंग भी डिफरेंट वे में होगी. ओके, चलिए अब बात करें, फिफ्थ हो गया, देन सिक्स्थ. सिक्स्थ आपका हो जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखिए, सिक्स्थ प्रिंसिपल जो आपका दिया है ना, सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी कि आपको अपने पर्सनल इंडिविजुअल को, मतलब व्यक्तिगत तौर पे प्रॉफिट को ना ध्यान देते हुए आपको क्या करना है, जर्नली इंस्टीट्यूशंस के लिए, फर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो प्रॉफिट होता है उस पर फोकस करना है. ठीक है, अब कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसको मैं कह सकता हूं, मान लीजिए क्या है, मैं ही क्या करता हूं, एक कंपनी का मैनेजर हूं, ठीक है, और मुझे उस कंपनी में क्या होता है, कुछ क्या चीजें, प्रोडक्ट को परचेज करना है. ठीक है, अगर मैं किसी चीज से परचेज करता हूं तो मेरे पास सपोज 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी. अब सी जो है वो मेरी फैमिली का कोई मेंबर है. ठीक है, अब जब मैं किसी चीज की डिमांड करूंगा तो ओबियसली डिमांड मतलब परचेज, जब मैं उसको परचेज करूंगा तो सबसे पहले मैं किस चीज पे ध्यान देता हूं, सबसे पहले मुझे कंपनी में ध्यान देना पड़ेगा उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर. सेकंड थिंग क्या देना पड़ेगा, उसका प्राइस कैसा होगा. थर्ड, उसकी जो डिलीवरी होगी वो प्रॉपर होगी नहीं होगी, टाइमिंग होगी या सिचुएशन कैसी होगी, किस वे में वो डिलीवरी देगा, पैकेजिंग वगैरह, ये सब चीजें. अब मुझे पता है एक ये सब चीजें जो है क्वालिटी तीनों की सेम है, प्राइस जो है वो मान लीजिए आपका क्या है, सी का थोड़ा हाई है, बी का एकदम लो है, और ए का जो है थोड़ा नॉर्मल में. अब डिलीवरी भी तीनों टाइम पे दे रहे हैं. तो अब मेरे को पता लग गया कि अगर मैं सी से परचेज करता हूं, इससे खरीदता हूं प्रोडक्ट को, तो मुझे इंडिविजुअल तो बेनिफिट मिलेगा, पर फर्म को जो है, मेरी इंडस्ट्री को, कंपनी को जो होगा वो लॉस हो जाएगा. तो इसीलिए मुझे अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना है, मुझे फर्म का देखना है, क्योंकि फर्म का अगर प्रॉफिट होता है तो फर्म से ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कटिंग होगी, मतलब कॉस्ट कम आएगी तो फर्म को प्रॉफिट होगा, और फर्म को प्रॉफिट होने का मतलब सभी लोगों को उसका पार्ट मिलता है. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम उससे बिजनेस करेंगे जो हमारे फर्म के लिए बेनिफिट हो, हमारी कंपनी के बेनिफिट, नो कि इंडिविजुअली इंटरेस्ट प्रोवाइड कराए. तो हम किससे डीलिंग करेंगे, हम करेंगे बी से, क्योंकि ये क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी इसका काफी लो है. प्राइस लो का मतलब होता है प्रॉफिट अपने को ज्यादा होगा, और डिलीवरी भी टाइम पे कर रहा है. ठीक है, तो यही है सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना हो, बल्कि पहला क्या प्रेफरेंस देंगे हम, जनरल इंटरेस्ट को. ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका 7th है, देखिए क्लियर दिख रहा है ना आपको. चलिए, 7th है आपका रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, IMP. देखिए, रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज का मतलब क्या है.
रेम्यूनरेशन का मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं सैलरी में, ठीक है, सैलरी है, वेजेस है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कंपनी में किसी एम्प्लॉयड को हायर कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। वेजेस, सैलरी की बात करूँ, वेजेस हो, सैलरी हो, जो भी हो, सबसे पहला कि आपको जो वेजेस हो या सैलरी जो दें वो क्या कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वे में। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपने जो भी एम्प्लॉयड रखे हैं, कर्मचारी रखे हैं, उनका एक ऐसी सैलरी, इतनी सैलरी होनी चाहिए एटलीस्ट वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो उनको कंप्लीट मिल सके, ठीक है। जैसे उनको शेल्टर प्रोवाइड हो सके, फूड हो सके, हेल्थ हो सके, तो जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब उनको उस सैलरी से मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ काम तो कर रहे हैं बट बेचारों के घर पर खाने के लिए नहीं है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप वो सैलरी दीजिए, वो स्टैंडर्ड सैलरी रखिए जो कि एक एम्प्लॉयड को मिलने के बाद वो अपनी फैमिली को अच्छे से सर्वाइव करा सके। भाई लग्जरी लाइफ बेसिक ना जी सके बट एटलीस्ट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो कंप्लीट हो जाए। अब उसको साथ ही साथ में आपने ये तो सोचा एम्प्लॉयड के वे में, बहुत अच्छी बात है, बट साथ ही साथ में आपको फर्म के वे में भी सोचना है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपकी कंपनी है वो सैलरी रखो जो आपकी अफोर्डेबिलिटी हो। दैट मीन योर फर्म कैन बी अफोर्ड, जो आपकी फर्म अफोर्ड कर सके वही सैलरी रखना। ऐसा भी नहीं है हमने सामने वाले को तो देखा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराने के चक्कर में पर अपनी फर्म का ही लॉस करा लिया, अपनी कंपनी का लॉस करा लिया, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, अपनी कंपनी का भी बेनिफिट होना चाहिए और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ जो रिक्वायर्ड है उसको वो भी मिल सके। दैट मीन यह कहने का मतलब ये है ना कि आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। अगर क्लियर हो रहा हो और आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके लिए इफेक्टिव, बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है, तो कृपया करके आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हाँ, अगर आपको लगता है कि शेयर करने लायक है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एट्थ मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 8 होता है, आपको सुना होगा आपने, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अब इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इसको डिफाइन करें तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन दी सम पीपल्स ऑफ हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल्स। दैट मीन कुछ लोगों के हाथ में ही आपकी क्या होती है, सारी पावर होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर मतलब अथॉरिटी। देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आपकी जो सारी पावर होती है वो कुछ ही लोगों के हाथों में होती है, बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर जो होती है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दी जाती है। अब दोनों ही अच्छी है फर्म के लिए, कंपनी के लिए, दोनों ही रिक्वायरमेंट है, बट डिपेंड करता है कंडीशन पे। कैसी कंडीशन आती है, देखिए अगर मैं बात करूं आपका फर्म जो है वेरी लार्ज है, बहुत बड़े लेवल पे, तो सेम सिंपल सी थिंकिंग है, बहुत बड़ी फर्म है आपकी, तो उसमें आप कुछ ही लोगों को पावर दे करके कंपनी नहीं चला सकते। तो यहाँ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सभी चीज के लिए अलग अलग अथॉरिटी दे दो, पावर्स को बांट दो। मैनेजमेंट का मैनेजमेंट को दे दिया, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन को दे दिया, मार्केटिंग का मार्केटिंग का दे दिया, उसका एक मेंबर एम्प्लॉयड हायर कर दिया कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन यूज करेंगे। बट अगर हम बात करें स्मॉल स्केल में आपका इंडस्ट्री है तो इसमें आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, तब आपको करना चाहिए सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि फिर आपके इसमें आप ही अपने आप को, कंपनी को पूरा मैनेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब आपका 9th है, 9th नंबर का है स्केलर चैन, CHAIN। देखिए ये भी हेनरी फ्योल ने दिया था। इसमें बताया था कि स्केलर चेन का मतलब क्या होता है। स्केलर चेन का मतलब होता है कि आपको जो वर्क होगा ना वो क्या होगा, एक वे में होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक चैन में होना चाहिए। अब आप कहेंगे सिस्टमेटिक चैन का मतलब क्या होता है, देखिए कहने का मतलब है, अच्छा एक इनका जो इन्होंने दिया था इस तरीके से टेबल भी बनाई थी, ठीक है, इसको ट्रायंगुलर
पावर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, देन सी है, डी है, ई है, यहाँ पे आपका एम, एन, ओ, पी, इस तरीके से आगे चल रहा है। तो देखिए यहाँ मुझे पता लग रहा है सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है? ए के हाथ में, यानी कि ए जो है आपका वो यहाँ पे सबसे सीनियर है। उसके बाद अथॉरिटी बी के हाथ में है, देन सी के, देन डी के, फिर ए, और इसी तरीके से इसे। तो अब इसमें क्या सिस्टम चल रहा है, आप मान लीजिए पावर ऐसे अथॉरिटी जा रही है, आप इसको ई को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो डी को देगा, डी को इन्फॉर्मेशन देनी है सी को देगा, सी फिर देगा बी को, बी देगा देन आफ्टर ए को। ठीक है, और फिर ये जब हो जाएगा यहाँ तक पहुंची सारी प्रॉब्लम्स, उसके बाद फिर ए एम को बताएगा, एम एन से, फिर ओ से, फिर पी से, इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो यही बताया गया था कि चैन है, इसी को लेवल डिसाइड किया गया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इस तरीके से लेवल डिसाइड कर दिए गए थे। ठीक है, स्केलर चेन ये भी जरूरी होता है। बट देखिए इसमें एक और भी था, आपको एक मैं बता दूं, एक इसमें वर्ड है, इसको बोला गया था गैंग प्लैंक, PLAN के। गैंग प्लैंक है क्या? देखिए अगर मैं गैंग प्लैंक को डिफाइन करूं, गैंग प्लैंक का मतलब होता है कई बार अब देखिए जो एकदम लोअर उसमें होते हैं, यानी कि लेबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कंपनी के CEO से कभी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप जान रहे हैं ना, ये जो गेट कीपर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंपनी के CEO से या फाउंडर से इनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल का कौन है, अथॉरिटी है। तो कहने का मतलब है इसी चीज को गैंग प्लैंक ने बताया था कि अगर मान लो कोई बहुत बड़ी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, तो क्या गेट कीपर डायरेक्टली मैनेजमेंट से बात कर सकता है? जी नहीं, वो नहीं कर सकता। गेट कीपर क्या करेगा, कहने का मतलब है एक ग्रुप का अपने सेम ग्रुप से क्या कर सकता है, डायरेक्टली सजेस्ट कर सकता है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। यानी ई डायरेक्टली पी से करेगा, सी जो है डायरेक्टली एन से कर देगा, यानी कि आप इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। आप एक पूरी चैन सिस्टमेटिक फॉलो ना करके डायरेक्टली आप इनको इन्फॉर्मेशन दे दो, बट ये सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी इमरजेंसी में होता है, डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको प्रॉपर चैन यूज करना पड़ता है, बट अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है तो आप डायरेक्टली सेम ग्रुप के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दैट मीन सेम ग्रुप का मतलब सेम आपका जो डिवीजन ऑफ वर्क मिला है उस चैन में। ओके, चलिए आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट 10। अच्छा, अगर आपको किसी में भी डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ड्रॉप कर देना, उसके बाद मैं क्या करूंगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या मतलब होता है? ये ऑर्डर का मतलब जोमेटो वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस वाला। आप जानते हैं कि आपने कभी भी बने होते हैं एक सिस्टमेटिक वे में बने, ऑर्डर में बने। ऑर्डर का मतलब अगर ये एंट्री है, एंट्री गेट, तो एंट्री गेट के जस्ट सामने क्या होता है आपका, रिसेप्शन होता है। होता नहीं होता है, हॉस्पिटल हो या फिर आपका स्कूल हो, रिसेप्शन होता है, क्योंकि उनका सब। और यहाँ पे हमेशा 99% मैं बोलूंगा कि फीमेल को ही अपॉइंट किया जाता है, जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो फीमेल ही होती है। ऐसा क्यों? ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन सीधा इन्हीं से पड़े, और ये बहुत अच्छी जगह होती है, साफ सुथरी होती है, सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन भी यहीं से मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ एक इफेक्टिव होता है ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ने से आप पूरे चीज को, होटल हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, जज कर सको। उसके बाद अगर मैं बात करूं बड़ी कंपनियों की, लाइक द MNCs कंपनी, जो फ्लोर टॉप फ्लोर्स 10-20 फ्लोर्स हैं, अब इसमें क्या होता है, हमेशा जो आपका हायर लेवल की अथॉरिटी होती है वो हमेशा टॉप फ्लोर पे होगी, एकदम टॉप पे। ठीक है, अब आप कहोगे सर टॉप पे क्यों होती है, वो तो फिर पागलपंती हो गई, क्योंकि नीचे से इतनी दूर जाएगा, मालिक लोग हैं इतना। एक्चुअली में कहने का मतलब है कि जो टॉप अथॉरिटी है ना, टॉप अथॉरिटी हमेशा नहीं रहती अपने कैबिन में। ठीक है, और वहां पे इस कैबिन में कौन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, बहुत ही जो जरूरी काम होता है, तभी इनसे मुलाकात होती है कुछ ही लोगों की। तो उस वे में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, इसीलिए इसको सबसे टॉप पे रखा जाता है। ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ज्यादातर कंपनी में MNC जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, उसमें यही होता है कि टॉप लेवल पे आपके सारे हायर अथॉरिटी के ऑफिस होते हैं, और फिर इस हिसाब से नीचे नीचे बटे रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? चलिए अगला आता है आपका 11th नंबर है इक्विटी।
3 और बचे हैं, उसके बाद फिर आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ द हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल मैनेजमेंट फिनिश हो जाएंगे। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशंस फॉलोड, रूल एंड रेगुलेशन। कहने का मतलब होता है रूल और रेगुलेशन जो भी बने वो सबके लिए सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉयड में भी क्या करें, पार्शलिटी करें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन बने वो सबके लिए सेम होने चाहिए, सबको इम्प्लीमेंट करना होना चाहिए, उस पर सबको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वहां पे पार्शलिटी नहीं करनी है। कहने का मतलब इक्विटी होनी चाहिए। नेवर भी पार्शलिटी, नॉट बी इन कंपनी, कहीं पे भी आपको पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्शलिटी होने से क्या होता है, फिर लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है और उसकी वजह से फिर आपका फर्म इफेक्ट कर जाती है। चलिए, ये आपका थर्ड लास्ट 12th, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देखो, ये तो आप जानते हैं कि हर बिजनेस में, हर मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही। अब आप कहोगे सर सब में ये कह रहे हो, एक्चुअली सारे प्रिंसिपल ही इन्होंने 14 के 14 ऐसे दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉलो होते ही है बिजनेस में। स्टेबिलिटी का मतलब होता है जब भी कोई आपकी फर्म हो तो आप क्या करो, आया गया वाली सिचुएशन मत होने देना कि आज एम्प्लॉयड को हायर किया, 1 महीने बाद फिर वो वहां से मूव हो जाता है, दूसरी कंपनी में चला जाता है, फिर नया हायर करते हैं, फिर चला जाता है, फिर नया हायर करते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपकी कंपनी नहीं चल सकती है। तो आपको अपने लेबर्स को क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, उनको स्टेबल करना पड़ेगा, उन पे बिलीव दिलाना पड़ेगा, ताकि वो आपकी कंपनी के लिए वर्क करें और आपकी कंपनी की ग्रोथ करें। क्योंकि अगर वो आए और गए तो वो काम सीखे और निकल लिए, इससे आपकी कंपनी कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। क्लियर है? अब वैसे तो आपको पता ही है, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं मूव करते हैं, या तो उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है, या तो फिर वो आपके वर्क से या आपके मैनेजमेंट से डिससेटिस्फैक्शन, दैट मीन दे आर नॉट सेटिस्फाई। तो ये आपका वर्क है कि आप कंपनी के जो भी एम्प्लॉयड है, वर्कर्स, उनकी बातों को सुने, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो और उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, उससे ज्यादा बेटर आप ही प्रोवाइड करा दें। 13 इज दैट व्हाट, इनिशिएटिव, INITIATIVE, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है आपका डिसीजन मेकिंग। देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी हाई जो अथॉरिटी होती है, डिसीजन तो वही लेती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो लोअर लेवल के हैं या लो कैटेगरी तो नहीं बोल सकते, लो, जैसे कि आपका मैंने बताया ना चैन वाला सिस्टम, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन आप टॉप लेवल के ले रहे हैं तो आप नीचे के लेवल की सुनेंगे ही नहीं, उनकी एटलीस्ट सजेशन लीजिए। हाँ, सजेशन, गुड वर्ड। यानी कि आप क्या करेंगे, सजेशन लेंगे। इनिशिएटिव आपका ऐसा होना चाहिए कि आप डिसीजन मेकिंग है, बट आप हर एक लेवल की सजेशन ले। अगर आपको लगता है वो आपकी कंपनी के लिए इफेक्टिव है और बेनिफिट देगा आपकी फर्म को, कंपनी को, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दैट मीन ऐसा ना हो कि आप वहां पे, होता ना कि नहीं ये तो कैटेगरी छोटी है, लोअर लेवल का है, तो ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगा, जज करेगा, तो वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप सुने सबकी, वो बात अलग है कि करें अपनी। चलिए, एंड द लास्ट इज कौन सा, स्प्रिट डी कॉर्प्स। अब आप कहोगे ये क्या लिखवा दिया? देखो, स्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है, जैसे कि अभी मोदी जी सजेशन देते हैं, सबका साथ सबका विकास, यानी कि टीम वर्क। आप ये मत सोचिए कि आप बिजनेस को अकेले चला सकते हैं, या आप कभी ये भी मत माइंड में लाना कि ये बिजनेस आपका है तो सिर्फ आप अकेले चला रहे हैं। कंपनी, बिजनेस किसी अकेले की नहीं होती। जो मकान बनता है वो किसी एक दीवार से नहीं एक ईंट से नहीं बनता, और एक ईंट पे ही पूरा मकान नहीं टिका है। हर एक ईंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से एक कंपनी में भी हर एक वर्कर की अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक मेंबर की वजह से आपकी कंपनी चल रही है और ग्रोथ कर रही है। अगर मेंबर ब्रेक होंगे तो फिर आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। तो ऐसे स्पिरिट होना चाहिए। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कि आपको टीम वर्क करना है, हमेशा कंपनी में टीम को लेकर चलना है, सिंगल को नहीं।
एक कौन सा स्लोगन था, हाँ, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस आई विद वी। पहली बात तो आपको बताया जा रहा है कि आपको आई वर्ड हटा करके वी वर्ड लगाना है। आप कंपनी में आई नहीं है, वी है, मैं नहीं, हम। बेटर हुआ तो हमने किया, खराब हुआ तो हमने किया, मैंने किया नहीं, हमने किया। तो यही बोला है, स्प्रेड द कॉप्स का मतलब होता है रिप्लेस आई विद द वी, दैट मीन ऑलवेज यू हैव टू वर्क फॉर वी बाय वी। डब्ल्यू आई मीन वी के लिए वर्क करो, वी के साथ वर्क करो। हमारे लिए वर्क करना है, हमें वर्क करना है, हमारे लिए वर्क करना है, यही थॉट लेके चलना होता है, ठीक है। गलत होगा तो हमने ही करना है, सही हुआ तो भी हमारे थ्रू हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे फ्रेंड्स आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट, किसके, हेनरी फ्योल के। ये मैंने आपको 14 प्रिंसिपल बता दिए। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसको फिर क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके पढ़ेंगे, आपके टेलर के, ठीक है, FW टेलर के हम अगली क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट हमें सजेशन तो लिखना कि आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, कि मुझे और क्या करना चाहिए आपके लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, बाय बाय।